हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल अलायंस एग्रीकल्चर कोचिंग इंस्टीट्यूट रायपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अभिषेक है और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि संबंधित है कोशिका या सेल से। तो जो भी एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो या आप नौकरियों की भर्ती से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक कॉमन टॉपिक है, सेल या कोशिका। वो सभी सिलेबस का एक कॉमन टॉपिक रहता ही है। अब ये एक टॉपिक मात्र नहीं है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। विषय क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित है। हमारे जीवन का अस्तित्व ही कोशिका या सेल से है। अब ये इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा टॉपिक है, जिसे एक लेक्चर में या एक सेशन में कंप्लीट कर पाना तो संभव नहीं है। तो ये एक पूरी लेक्चर की सीरीज है जिसमें हम सेल की पूरी बेसिक से लेके एडवांस सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये इस लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें आज हम बात करेंगे कोशिका है क्या, कोशिका या सजीव या निर्जीव क्या होते हैं। आप जैसे मेरी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लिखा हुआ है। जब भी हम सेल से रिलेटेड किसी भी बुक में टॉपिक देखते हैं तो उस चैप्टर के हेडलाइन या फ्रंट लाइन पे ये जरूर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब कि कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई या मूलभूत इकाई कहा जाता है। अब इसे कोशिका को ही जीवन का मूलभूत आधार क्यों कहा जाता है? हमारा शरीर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें और भी पाई जा रही है, लेकिन कोशिका को ही जीवन का आधार क्यों कहा जाता है, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इस सेंस में होगा कि जब हम कोई एग्जाम देते हैं, जैसे नौकरियों की भर्तियों से संबंधित, अगर उस एग्जाम में इंटरव्यू का फेज रहा तो जो इंटरव्यूअर्स हैं वो ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपने क्या पढ़ा है, वो ये देखेंगे कि आपने जो पढ़ा है उससे क्या कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाला है या समझा है। तो हमारे लिए उन बेसिक पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन्हीं बेसिक पॉइंट्स पर ये लेक्चर सीरीज है, तो जरूर इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे आपकी तैयारी में फायदा जरूर मिलेगा। आइए बात करते हैं सेल पर। तो सेल पर बात करने से पहले हमें कुछ बेसिक केमिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा, तब हम कोशिका को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आप देखेंगे उन बेसिक केमिस्ट्री से आप कोशिका को कैसे रिलेट करेंगे। समझते हैं पहले। तो हम जब अपने चारों ओर देखते हैं, हमारे बोल सकते हैं एनवायरनमेंट में या पर्यावरण में चारों तरफ जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, कुछ चीजें नहीं भी दिखाई दे रही। जैसे हम हवा है, हवा एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। सूक्ष्म जीव हैं जो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख पा रहे। वहीं कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जैसे आप एनिमल्स को देख लीजिए, हम इंसानों को देख लीजिए, प्लांट्स को देख लीजिए, चट्टानों को देख लीजिए, पानी हम देख पा रहे हैं, सब कुछ हम देख पा रहे हैं। तो इस धरती पे हमारे पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती है, कुछ को हम देख पाते हैं और कुछ को नहीं देख पाते। लेकिन इन सभी चीजों को जो हमारी धरती पर एग्जिस्ट कर रही है, एक तरीके से मैटर कह दिया जाता है, मैटर या पदार्थ कहते हैं। अब ये इतना ब्रॉड क्राइटेरिया है कि एक चीज है जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं और एक जो बहुत विशालकाय है, चट्टान है बहुत विशालकाय, वो भी मैटर है।
तो ये कैसे है, तो मैटर को परिभाषित कर किया गया कुछ क्राइटेरिया के अनुसार। तो समझते हैं मैटर को पहले। मैटर या पदार्थ, मैटर हिंदी में जिसे पदार्थ कहते हैं। ठीक, परिभाषा दी गई कि कोई भी वह चीज जो स्थान घेरती हो, कोई भी वह चीज जो स्थान घेरती हो, दूसरा उसका अपना द्रव्यमान हो या भार हो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई भी वह चीज जो स्थान घेरती हो और उसका अपना द्रव्यमान होगा। इसके साथ ही हम उसे किसी भी माध्यम से, किसी एक माध्यम से महसूस कर पाएंगे या अनुभव कर पाएंगे। तो पूरी परिभाषा क्या हुई, कोई भी वह चीज जिसे हम महसूस कर सकते हैं किसी माध्यम से और उसका एक द्रव्यमान होगा और वो एक स्थान जरूर घेरेगा, उसे मैटर कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा यहां लिख दे रहा हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। ठीक, डेफिनेशन क्या कहती है, एनीथिंग विच, पहली बात मैंने कही, पहली बात ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी वह चीज जो स्थान घेरेगी। दूसरी बात मैंने कही कि हैज मास या द्रव्यमान जरूर होगा। तीसरी बात मैंने कही कि वह चीज कैन बी फेल्ट बाय, फेल्ट मतलब महसूस किया जा सके, कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ द मीन्स, मतलब किसी माध्यम से हम उन्हें महसूस कर पाएंगे। कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो या तो हम उन्हें टच करके देख सकें, या फिर हम उन्हें देख सकें, है ना, या फिर उसे स्मेल कर पाए। तो इस प्रकार से ये परिभाषा बनी कि कोई भी वह चीज जिसका भार हो और जगह घेरती हो और हम उसे किसी माध्यम से अनुभव कर पाए तो उसे हम मैटर कह देते हैं। ठीक, अब यहाँ एग्जाम्पल्स की बात आती है। तो हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हम रॉक्स भी देखते हैं, सॉइल भी देखते हैं, रॉक्स भी देखते हैं, सॉइल भी देख रहे हैं, वाटर भी देख रहे हैं, एनिमल भी देख रहे हैं, प्लांट भी देख पा रहे हैं, एयर भी एग्जिस्ट करता है, भले हम नहीं देख पा रहे हैं उनको, लेकिन एयर है। एयर के अलावा इस धरती पे माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव भी पाए जा रहे हैं, हम उन्हें देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं ना। तो ये सारी चीजें, और भी एग्जांपल्स हैं, आप सभी चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ही एग्जांपल्स लिए हैं। अब इन एग्जांपल्स को जब मैं कंपेयर करता हूं इसकी परिभाषा, तो ये सभी चीजें तो स्पेस घेरती ही है, हवा भी स्पेस घेरता है, हवा का भी द्रव्यमान होगा और हवा को भी हम महसूस कर पा रहे हैं, या किसी भी चीज को ले ले। तो इस तरीके से ये परिभाषा बिल्कुल सही होती है कि मैटर में ये सारे गुण पाए जाएंगे। अब देखिए बात आगे बढ़ी, ये तो ब्रॉडली कह दिया गया कि परिभाषा के अनुसार सभी चीजें वो मैटर है, लेकिन बात आगे बढ़ी कि ये मैटर आखिर बना किसका होता है, आखिर ये मैटर बना किसका होता है, तो ये जानने की कोशिश की गई। तो देखिए समझते हैं पहले कि ये मैटर किसका बना होता है। तो ये कहा गया कि सभी मैटर जो हैं वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सभी मैटर एटम से मिलकर बने होते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं मैटर, ठीक। all the matters are
composed of atoms। ठीक, मतलब कि जो भी मैटर है, हम भी हैं वो भी एटम से मिलकर बने होंगे, पौधा है वो भी बना होगा, माइक्रोब्स भी एटम से मिलकर बना होगा। ठीक, अब ये एटम से मिलकर बना होगा, इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये कहा गया, जैसे मान लो हम H2O का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, कैसे बना होता है, मान लो हम H2O को एग्जाम्पल के तौर पे ले लें। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये जो H2O है वो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है। ये H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है। और मैटर की अगर परिभाषा से हम देखें तो ये एक मैटर भी है, क्योंकि पानी भी स्थान घेरता है, पानी का भी वजन होगा और पानी को हम महसूस भी करते हैं, तो ये मैटर है। तो ये बात समझ आई कि H2O जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होगा। अब और क्यूरियोसिटी बढ़ी कि हमें तो ये पता चल गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होगा, फिर क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये जो हाइड्रोजन का एटम है वो किन से मिलकर बना है, ये जो हाइड्रोजन का एटम है वो किन से मिलकर बना है। तो ये देखा गया कि कोई भी एटम हो, चाहे हाइड्रोजन का एटम हो, चाहे ऑक्सीजन का एटम हो, कुछ भी एटम हो, उसमें एक कोई भी एटम हो, जैसे कोई यहां पे मैं एटम का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, कोई भी एटम हो उसके स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इस न्यूक्लियस में ये दो चीजें पाई जाती है। किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। इसके साथ ही इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ कक्षाएं पाई जाती है या ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब हमें ये समझ आया कि एटम के स्ट्रक्चर में तीन चीजें पाई जा रही हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया कि एटम में ये तीन चीजें पाई जा रही। अब आगे और अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी किया गया और देखा गया कि क्या ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और अलग करके देखा जा सकता है या इलेक्ट्रॉन को देखा जा सकता है। मतलब देखा जा सकता है मतलब कि अलग अलग तोड़ा जा सकता है। हमने एटम को तोड़ा तो ये पाया कि इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। फिर सोचे अब इलेक्ट्रॉन को तोड़ के देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या प्रोटॉन नहीं कर सकता, या न्यूट्रॉन नहीं कर सकता। ये सभी चीजें एक एटम के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये सभी एक एटम के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। अगर इससे बाहर इनको नहीं, वैसे तो निकाला नहीं जा सकता, इससे अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमको पता चला कि एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ठीक, अब यहां से ये परिभाषा पता चली कि एटम्स जो हैं वो बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर, मतलब हमारे शरीर में भी एटम पाया जाएगा। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स का। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स का। प्लांट्स का एग्जांपल ली, यहां मैं एक प्लांट बना लेता हूं।
ठीक, प्लांट है ये, मान लीजिए कि प्लांट है। अब इस प्लांट को मैंने क्या किया, जला दिया। इस प्लांट को मैंने जला दिया। अब जब इस प्लांट को मैं जलाऊंगा तो हमें क्या इससे मिलेगा, ऐश, या हिंदी में राख बोलते हैं उसको। इस प्लांट को जलाने से मुझे क्या मिलेगा, राख। अब जब इस राख का मैं केमिकल एनालिसिस करता हूं, क्या करता हूं, केमिकल एनालिसिस करता हूं कि इस राख में क्या है, इस राख में क्या पाया जा रहा है। ठीक, इस राख में क्या पाया जा रहा है, तो हम पाते हैं कि ये जो राख है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऐसे तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक, अब ये कार्बन क्या है, ये भी तो एक एटम है। ये ऑक्सीजन क्या है, ये भी तो एक एटम है। और ये पोटेशियम क्या है, ये भी एक एटम है। मतलब कि पौधे का शरीर भी एटम से मिलकर बना है। मतलब ये बात तो सही हुई कि मैटर जो है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, वो होगा एटम। ठीक, अब ये बात हो गई मैटर की। अब इसने कंफ्यूज कर दिया कि प्लांट का भी एटम से मिलकर बना है और पानी भी एटम से मिलकर बना है, लेकिन पानी में कुछ अलग लक्षण दिखते हैं, लेकिन प्लांट में तो अलग लक्षण दिखते हैं, बना तो एटम से ही है। फिर फर्दर स्टडीज की गई। फर्दर स्टडीज जब की गई तो आगे देखते हैं हमें क्या पता चला। ठीक, अब देखिए प्लांट्स में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स, प्लांट में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक, ये एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल बना दिए। अब ये मॉलिक्यूल बना दिए, जैसे मान लो मैं मान लिया कि CHO एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट हैं, ये मिलके बना दिए कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, ये क्या हो गया, एक मैटर हो गया। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार का मैटर ही तो है। अब ये किससे मिलकर बना है, एटम से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से। लेकिन हमारा शरीर अगर सिर्फ इनसे मिलकर ये बना ले तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। फिर स्टडीज किया गया कि कुछ तो ऐसा और बन रहा होगा। अगर मान लो यही बना दिया तो ये तो मॉलिक्यूल हो गया, मैटर हो गया, लेकिन क्या सिर्फ इसी के रहने से तो ऐसा नहीं है कि प्लांट कुछ अलग लक्षण प्रतीत करेगा। ठीक, तो आगे और जब स्टडीज की गई तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये मॉलिक्यूल्स आगे मिलकर कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये इनकी बात नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा भी अन्य जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो मिलकर इस मॉलिक्यूल के अलावा भी कोई चीज बना रहे होंगे। इस मॉलिक्यूल के अलावा भी कोई चीज बना रहे होंगे, तो ये एटम्स और एलिमेंट्स मिलकर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब उन सभी स्ट्रक्चर्स में एलिमेंट का कंपोजिशन अलग अलग होता है और वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे मान लो कुछ स्ट्रक्चर्स को माइटोकॉन्ड्रिया कह दिए, उनमें अलग अलग एलिमेंट्स का कंपोजिशन होगा। कुछ स्ट्रक्चर को जैसे राइबोसोम कहा गया, उसमें अलग कंपोजिशन होगा, राइबोसोम। कुछ स्ट्रक्चर जो बना उसे हम जेनेटिक मटेरियल बोल दिए, जेनेटिक मटेरियल बोल दिए। कुछ स्ट्रक्चर बना जिसको हमने सेंट्रियोल बोल दिया। कुछ स्ट्रक्चर बना जिसे हमने न्यूक्लियस बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। मतलब कि ये जो एटम्स हैं जो प्लांट में पाए जा रहे हैं वो
इस मॉलिक्यूल के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सभी स्ट्रक्चर आपस में मिलकर एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। कंपैरेटिवली ये तो बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं, ये मिलकर एक कंपैरेटिवली बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम सेल कहते हैं, कोशिका। ठीक, मतलब कि ये जो एटम्स हैं वो कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो कि अलग अलग हैं और ये छोटे स्ट्रक्चर मिलकर सेल बनाते हैं। अब देखिए ये जो सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनिल। सेल ऑर्गेनिल। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बात कर रहा हूं प्लांट्स की, प्लांट्स के स्ट्रक्चर की। ठीक, तो प्लांट के स्ट्रक्चर में हमने देखा ये एटम्स मिलकर कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो स्ट्रक्चर बाद में एक और स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे कि सेल कहा गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए पानी में तो ये लक्षण है नहीं कि वो सेल बना रहा हो या कोशिका बन रही हो उसमें, या स्ट्रक्चर जैसे H और O, पानी किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? वाटर जो मॉलिक्यूल है वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट हो गया। लेकिन उसके आगे अगर वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते इस प्रकार से, या तो फिर शायद पानी भी सजीव में हो जाता। ठीक, तो इससे ये बात निकलकर सामने आई कि जो सजीव हैं और निर्जीव हैं उनके बीच में एक अंतर है, वो है स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर का है तो सभी एटम्स के बने, लेकिन एक स्ट्रक्चर का अंतर जरूर पाया जाएगा, वो है कोशिका। ठीक, वो है कोशिका। तो इस आधार पर मैटर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक, इस आधार पर हम मैटर को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी जो होगा जिसमें सेल प्रेजेंट होगा, सेल प्रेजेंट होगा। दूसरा कैटेगरी हुआ जिसमें सेल एब्सेंट होगा, जिसमें सेल नहीं होगा। तो जिसमें सेल प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसे हमने क्या कह दिया? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जिनमें सेल एब्सेंट है या सेल नहीं है उनको हमने क्या कह दिया? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, या नॉन लिविंग भी कह सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक, मतलब हमको ये बात तो समझ आ गई कि जो सजीव है उसमें एक संरचना पाई जाएगी जिसके कारण ही वो सजीव कहलाएगा, वो है कोशिका। तो हमें एक चीज तो समझ आ गया कि कोशिका जरूर होगा सजीवों में। अब देखिए, अब हम पानी, चट्टान, मिट्टी, इन सबको साइड कर देते हैं जिनमें सेल नहीं है। हम सिर्फ उन पे फोकस करते हैं जिनमें सेल पाया जाता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, माइक्रोब्स, इनमें सेल पाया जाता है। तो जब हम इनमें फोकस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तो भाई इनमें भी बहुत डाइवर्सिफाइड है। माइक्रोब को तो हम देख भी नहीं पा रहे, वहीं हम जैसे एलिफेंट है, बहुत बड़ा एनिमल है, तो यहाँ पे भी बहुत डाइवर्सिटी है। तो ये देखा गया कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि सेल प्रेजेंट है। ठीक, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल प्रेजेंट है, इसको फिर से दो भागों में बांटा गया। कैसे दो भागों में बांटा गया? हम अपने चारों ओर जब देखते हैं, कुछ को तो देख नहीं पाते, कुछ ऐसे सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम नहीं देख पाते, कुछ ऐसे बहुत सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम नहीं देख पाते, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उनका जब स्ट्रक्चर को देखा गया या जानने का प्रयास किया गया तो ये देखे
कि उनका शरीर तो केवल एक ही कोशिका का बना है, उनका शरीर केवल एक ही कोशिका का है। वहीं कुछ ऐसे भी जटिल जीव हैं जैसे ह्यूमन है, कुछ ऐसे जटिल जीव हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। सजीव है मतलब कोशिका उपस्थित होगी, निर्जीव है तो कोशिका नहीं होगी। अगर कोई पूछे आपसे सजीव और निर्जीव की सबसे बेसिक जो अंतर है तो वो है कोशिका की उपस्थिति। अब कुछ ऐसे हैं जो एक कोशिका के बने, कुछ ऐसे हैं जैसे बहुत सारी कोशिका के बने, जैसे हमारा शरीर हो गया। हमारे तो शरीर के एक ब्लड का एक ड्रॉपलेट ले ले तो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको कोशिका की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक जिसमें हैविंग सिंगल सेल, जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर। कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें उनका शरीर हैविंग मोर देन वन सेल, मतलब एक से अधिक सेल से मिलकर बना है। ठीक, तो ये जो जीव जिनमें सिंगल सेल पाया जा रहा है इनको हम बोल देते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और वहीं जब हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है तो उन्हें हम कह देते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के। तो सबसे पहले एग्जाम्पल पे है बैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अमीबा। तीसरा पैरामीशियम, बहुत सारे हैं पैरामीशियम। और लिख सकते हैं आप यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक, इसके अलावा और अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यीस्ट। ये सभी क्या है, इनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना है। ठीक, अब जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी। ठीक, ये सभी इनका शरीर बहुत सारी कोशिका, हालांकि हम फंगी को तो ऐसे देख नहीं सकते लेकिन जब हम उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो फंगी है उनका भी शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन कुछ फंगी ऐसे भी हैं जिनमें एक ही सेल है, वो एक ही कोशिका का मिलकर बना होता है। उसका एग्जाम्पल है ये यीस्ट इज एन यूनिसेल्यूलर फंगी। ठीक, अब हम ये तो समझ गए कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। अब इन दोनों को हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल पहले ही हम जान चुके हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिर्फ एक कोशिका होगी। ये क्या है, एक कोशिका है या सेल है। अब इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी पाए जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाएंगे। ठीक, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे।
ठीक। अब ये सेल ऑर्गेनेल में जैसे ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। ये ऑर्गेनेल तो नहीं है बट ये सेल का बाहरी कवर होता है। ये है न्यूक्लियस। हालांकि बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस तो होता नहीं। ये है राइबोसोम। ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये एक कोशिका है जिसके अंदर कोशिकांग पाए जा रहे हैं। ये कोशिकांग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इनका कुछ फंक्शन होता है, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये सेल सरवाइव करता है या जीवित रहता है। मतलब एक कोशिकीय जीव सिर्फ एक ही कोशिका बने होने के बावजूद जीवन की जो सारी आवश्यक गतिविधि होती है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, है ना, न्यूट्रिशन हो गया, और बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सभी चीजें इस सिंगल सेल में ही हो रही हैं। किसके कारण हो रही है? इन सेल ऑर्गेनेल की वजह से। तो यहां से हम एक बात समझ सकते हैं कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म can exist independently। ठीक। अब दूसरी बात, इस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की जो भी लाइफ की प्रोसेस है, मैंने क्या बताया, रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ऐसी तमाम गतिविधियां जो है वो इस सेल में। तो all life functions are performed in सिंगल सेल। ये अकेले सरवाइव भी कर लेता है और जीवन की सभी आवश्यक गतिविधियां उस अकेले सेल के अंदर हो सकती है। ठीक। अब हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल्स हैं इसके प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, ये सारे। अब मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब जब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है तो वो सारी कोशिकाएं आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। कैसे हम समझते हैं, जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ये एक सेल है और बहुत सारे सेल्स मिलकर, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं। ये सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं। और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर, कुछ अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, एक ही प्रकार के टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ठीक। ये ऑर्गन जैसे मैं अगर प्लांट के केस में बात करूं तो ऑर्गन के रूप में क्या है? रूट है, लीव्स है, स्टेम है, ये ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं, यहां मैं एग्जांपल भी लिख दे रहा हूं, जैसे ऑर्गन में लिख दूं मैं यहां रूट, लीव्स, स्टेम्स। ठीक। अब ये सभी ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसे हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं पौधे के अंदर। अब ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव, जैसे प्लांट, हम बात कर रहे थे प्लांट की, तो ये हम पहुंच गए प्लांट के कंप्लीट स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब देखिए सेल्स मिलकर टिश्यू बनाए, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाए, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाए, ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाया। अब ध्यान देने वाली बात है कि सेल्स जो हैं, ठीक, यही आपको आंसर मिलेगा, आगे समझेंगे उसको, कि ये जो सेल्स हैं अगर हम पीछे जाएं इसके, तो ये सेल किससे मिलकर बना होगा? सेल ऑर्गेनेल से। सेल ऑर्गेनेल किससे मिलकर बना होगा? एटम्स से। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जबकि यहां तो हम एटम से मिलकर, तो एटम को क्यों नहीं बोल रहे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? इसका आंसर अभी समझते हैं। ठीक, अब आंसर समझते हैं इसका। वो ये है, इस धरती पे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जो कि सूक्ष्म से लेकर या सरल से लेकर बहुत जटिल होते हैं। अब अगर मैं सबसे जटिल जीव की बात करूं इस धरती पे संरचना के दृष्टिकोण से, तो वो है मनुष्य। हाथी जरूर हमसे साइज में बड़ा होगा, लेकिन शारीरिक संरचना के दृष्टिकोण से सबसे जटिल मनुष्य का ही शरीर है, जो कि अब देखते हैं जैसे हमारा शरीर है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारा शरीर है, बॉडी है, ठीक, हमारा बॉडी जो है बहुत सारे तंत्रों से मिलकर बना है, बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना है। कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं? जैसे अगर इन सिस्टम को बात करूं मैं, जैसे हो सकता है हमारा, सबसे पहले बोल दें सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है। और अगर इस सिस्टम की बात करें अपन, तो हो सकता है नर्वस सिस्टम हो सकता है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और अगर बात करें हम, तो हो सकता है नर्वस सिस्टम के बाद हो सकता है लोकोमोशन या प्रचलन तंत्र, लोकोमोशन। और अगर मैं बात करूं तो हो सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अब ये तो हो गया बात। ये ऐसे ही बहुत से सिस्टम्स पाए जाते हैं, यहां कुछ एग्जांपल्स को लिखे हैं। अब मान लीजिए मैं यहां से, ठीक, इस सिस्टम में से कोई एक सिस्टम को लेकर देख लेता हूं। अगर मान लो मैं बोल दूं नर्वस सिस्टम का, ठीक, तो हम देखेंगे कि ये जो नर्वस सिस्टम है, सिस्टम जो है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होगा। ये जो सिस्टम है, यहां लिख दे रहा हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, और ये हो गया ऑर्गन। ऑर्गन मतलब अब हम बात किसकी कर रहे हैं? मान लो नर्वस सिस्टम की। तो हमारे नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हो सकते हैं? जैसे ब्रेन हो गया, जैसे ब्रेन, और क्या हो सकता है ब्रेन के अलावा? स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और क्या होंगे? नर्व सेल्स होंगे, नर्व सेल्स, या जिन्हें न्यूरॉन्स बोल देते हैं, न्यूरॉन से लिख देता हूं, न्यूरॉन्स। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑर्गन है ना, ऑर्गन सिस्टम से लेके क्या ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन हो सकते हैं? ब्रेन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। अब इसमें से अगर मैं एक ऑर्गन को ले लूं, एक ऑर्गन को अगर ले लूं, इस ब्रेन को अगर मैं ले लूं, तो ये जो है
ये जो ऑर्गन है वो मिलकर बना होगा टिश्यू से। किससे मिलकर बना होगा? ये जो ब्रेन है वो मिलकर बना होगा टिश्यू से। ठीक, अब ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू को जब हम देखते हैं तो ये मिलकर किससे बना होगा? सेल से, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक, अब सेल पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक, अब इससे नीचे के अगर स्ट्रक्चर पे जाते हैं, जैसे सेल के अगर पीछे के स्ट्रक्चर में बात करें तो ये जो सेल है वो किनसे मिलकर बना होगा? सेल ऑर्गेनिल से मिलकर बना होगा। सेल ऑर्गेनिल्स से मिलकर बना होगा। ये सेल ऑर्गेनिल किससे मिलकर बने हैं भाई? हम पहले ही देख चुके हैं, एटम से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, तो हम जब इतना सिस्टम देख रहे हैं कि हमारा जो बॉडी है वो अगर मॉलिक्यूलर लेवल या एटॉमिक लेवल पर किससे मिलकर बना है? एटम से, तो हम सजीवों का आधारभूत इकाई एटम को क्यों नहीं कह रहे? हम यहां पर सजीवों का आधारभूत इकाई एटम को क्यों नहीं कह रहे? तो बात समझ आई कि सजीवों में जो जीवन है सबसे निचले स्तर पर देखा गया है वो है कोशिका में। इसका मतलब क्या है? जो सेल ऑर्गेनिल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, ये सब सेल के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर सेल से वो बाहर नहीं निकाले जा सकते या एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एटम की तो बात छोड़ दीजिए, मतलब कि एक अगर सजीव की बात करें, जटिल जीव की बात करें, चाहे सरल की, है ना, तो उसमें जीवन सबसे निचले स्तर पे कहां पाया जा रहा है? कोशिका में। इसीलिए सेल को therefore cell is called as fundamental unit of life. Fundamental unit of life. क्यों? एक सजीव में जीवन अगर निचले स्तर पे देखा जा सकता है तो वो है सेल में। उससे नीचे जाएंगे तो जीवन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमने बैक्टीरिया में बात की, बैक्टीरिया क्या है? एक सेल है, वहां जीवन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर उस सेल के नीचे जाए, सेल ऑर्गेनिल में, तो एग्जिस्ट नहीं होगा। सेल ऑर्गेनिल के नीचे जाए एटम में, तो वो एग्जिस्ट नहीं होगा। लेकिन सेल एग्जिस्ट करता है। ठीक, इसका मतलब सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है कि जीवन अगर सबसे निचले स्तर पर देखा जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है तो वो है कोशिका में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये तो समझ गए कि कोशिका जीवन का आधार है, मतलब हर सजीव कोशिका से मिलकर तो बना ही होगा। मतलब सजीव में कोशिका प्रेजेंट रहेगा, चाहे एक रहे चाहे एक से ज्यादा रहे। अब देखते हैं कि ये जो सजीव हैं, ठीक, ये जो सजीव हैं जिनमें कोशिका पाई जा रही है, उनको अगर हम बात करें तो देखिए बता रहा हूं, अगर कोई सजीव है, मान लीजिए जैसे एक एनिमल है, ठीक, वो डेड हो गया। डेड हो गया, डेड हो गया का मतलब क्या है कि उसकी जो सेल है, जो फंक्शनल थी, जो फंक्शन कर रही थी, उनका फंक्शन रुक गया। ये तो नहीं है कि सेल जो है वहां से निकल गई, सेल है वहां, बस ये है कि फंक्शन नहीं कर रही है। मतलब कि सेल की उपस्थिति ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल की उपस्थिति ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो जीवन को डिफाइन करते होंगे या लाइफ को डिफाइन करते होंगे। तो सजीवों के कोशिका की उपस्थिति के अलावा भी कुछ लक्षण बताए गए जिन्हें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें ये तो पता चल गया कि जो सजीव है उसमें कोशिका पाया जाएगा,
लेकिन अगर वो कोशिका को हम डेड हो गई, सपोज उसमें फंक्शनल नहीं है, तो वो डेड हो गया। तब उस कंडीशन में कुछ और कैरेक्टर्स ऐड किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने के लिए, जिसमें पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देखी जाती है। हम किसी को सजीव तब कहेंगे जब उसमें ग्रोथ हो। अब ग्रोथ तो कह दिए हमने कि उसमें वृद्धि पाई जाएगी, वृद्धि को कैसे डिफाइन करोगे भाई कि ये ग्रोथ कर रहा है? कुछ तो क्राइटेरिया दोगे कि ये इस आधार पर हम कह रहे हैं कि ये बढ़ रहा है। तो ग्रोथ के दो क्राइटेरिया दिए गए, एक है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, ठीक, मतलब कि उसके भार में वृद्धि होगी समय के साथ। दूसरा ये कहा गया इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की मतलब क्या है? संख्या में उसकी वृद्धि होगी। अगर वो एक कोशिका है तो बहुत सारी कोशिकाओं में परिवर्तित होगी। अगर वो एक जीव है ना, तो वो अपने समान दूसरे जीव को, मतलब कि वो ग्रोथ करेगा एक तरीके से। तो ये परिभाषा दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। जैसे इसने कहा, इस परिभाषा ने, कि इंक्रीज इन मास। आप ये देखिए, जो रॉक्स हैं, रॉक्स, चट्टाने, समय के साथ तो इनके भी मास में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन मास। चट्टानों की भार में भी वृद्धि होता है। तो हम इनको क्यों सजीव की श्रेणी में नहीं रख रहे हैं? तो ये देखिए, इसमें अंतर क्या है? जो सजीव हैं उनमें जो ग्रोथ होगा, या बोल सकते हैं मास में वृद्धि होगा, वो ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। किसमें? सजीव। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। और ये जो रॉक्स है, इसमें जो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। ऐसा ही तो है, चट्टान के ऊपर समय के साथ बहुत सारी चीजें डिपॉजिट होती जाती है, तो वो बाहरी रूप से उसमें वृद्धि हो रही है उसके मास में, ठीक, अंदर से तो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है कि आपने, जैसे एक टेबल है, अचानक से उसका मास बढ़ने लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा। उसका मास तभी बढ़ेगा जब उसके ऊपर आप कुछ रख दें या कुछ चीज जमा हो, तभी वो, तो वो क्या है? वो ग्रोथ नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो बाहरी रूप से उसका मास बढ़ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ग्रोथ को भी एक सटीक कैरेक्टर नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये दुविधा वाली स्थिति है। अब दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं, ग्रोथ के बाद दूसरा कैरेक्टर अगर देखते हैं तो वो है रिप्रोडक्शन। दूसरा कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। हिंदी में जिसे प्रजनन कहते हैं। अब प्रोडक्शन क्या होता है या रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब सजीवों का अपने ही समान संततियों की उत्पत्ति करना। अपने ही समान, या कभी कभी समान नहीं भी होते, तो सजीवों का अपने ही समान या अपने से बोल सकते हैं असमान लक्षणों के साथ संतति का उत्पन्न करना जो है रिप्रोडक्शन कहलाता है। परिभाषा अगर मैं लिख दूं यहां पर, रिप्रोडक्शन is the production of progeny more or less similar हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, more or less similar to those of parents, ठीक। अब ये कहा गया कि सजीवों में प्रजनन जरूर होगा, वो अपने समान जीवों की
उत्पत्ति जरूर करेंगे, है ना। अब देखिए रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, सेक्सुअल भी होते हैं, एसेक्सुअल भी होते हैं। इन्हें हम जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला लेक्चर होगा तो उसमें समझेंगे। लेकिन यहां पर भी रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन देखने मिलता है। कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैं बात करूं, ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, ये क्या है, एक सेल है। बैक्टीरिया का जो सेल है एक सेल है। अब ये सेल फर्दर डिवाइड होके दो सेल बन गई, ये सेल क्या हो गए, दो हो गए। ये सेल फिर आगे चलकर इनसे चार सेल बन गए। इस प्रकार से मतलब कि बैक्टीरिया के सेल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एक से दो हो रहे हैं, दो से चार हो रहे हैं, इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्यों? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। लेकिन अगर हम दूसरी परिभाषा देखें ग्रोथ की, तो वो ये कहती है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब तो यही हुआ, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल दो हुए, ये दो इंडिविजुअल चार हो गए। तो अब हम इसको क्या कहें, ग्रोथ कहें या रिप्रोडक्शन कहें? इसे हम ग्रोथ भी कह सकते हैं भाई, कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो ये भी एक तरीके से सटीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कैसे? अब एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इनफर्टाइल है एनिमल्स, या जैसे ह्यूमंस है इनफर्टाइल, वो अगर उनकी संतति नहीं हो रही है, ठीक, तो क्या वो सजीव नहीं है? सजीव तो हैं, जीवित तो हैं। मतलब कि रिप्रोडक्शन को एज सच क्राइटेरिया नहीं लिया जा सकता, बट क्राइटेरिया दिया गया हुआ है, ठीक, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उनको माना जाता है। तीसरा क्राइटेरिया ये कहता है कि कॉन्सियसनेस या रिस्पॉन्सिवनेस। इसका मतलब यह है कि सभी सजीव अपने बाहरी वातावरण के जो चीजें हैं उनके प्रति एक रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे उनके कांटेक्ट में आएंगे तो एक रिस्पॉन्स वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे शरीर पे अगर किसी ने कोई गर्म चीज रख दी तो तुरंत हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा, हम सजीव हैं इसलिए रिएक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन हम किसी बेंच पे अचानक बैठ जाएं तो ऐसा तो नहीं है कि बेंच रिएक्ट करे भाई तुम उड़ जाओ, ऐसा तो नहीं है। तो वो निर्जीव है। मतलब कॉन्सियसनेस या रिस्पॉन्सिवनेस एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, सजीव का। ठीक है यहां तक। अब फिर इसमें एक कंफ्यूजन है। अब मान लो कि एक व्यक्ति है, वो हॉस्पिटल में है, कोमा में है, ब्रेन डेड है, ठीक, वो पूरी तरीके से लाइफ सपोर्ट सिस्टम में चल रहा है। तब उस स्थिति में हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, सजीव है, वो तो रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा, वो तो कॉन्शियस है ही नहीं। जो चीजें हम अगर उनको दे रहे हैं इनपुट, तो उसके लिए तो वो कॉन्शियस है ही नहीं, वो तो रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहे। मतलब कि ये भी एज सच एग्जैक्ट डिफाइन नहीं करता, बट कुछ सजीवों के लिए टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ये एप्लीकेबल हो जाता है। अब चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है मेटाबॉलिज्म। ठीक, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि सभी सजीवों के शरीर में बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। वो केमिकल सब्सटेंसेस टूटते रहते हैं, या कुछ बने हुए जो केमिकल्स हैं वो डिसोसिएट होकर या टूटते हैं या फिर बनते हैं। इन प्रक्रियाओं को संयुक्त रूप से हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब कि अगर मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन लिखूं, इज सम टोटल ऑफ
all the chemical all the chemical reactions occurring in the body। शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शंस बन रहे हैं, किसी केमिकल का टूटना या किसी केमिकल का बनना, इन सब को हम क्या बोलते हैं संयुक्त रूप से मेटाबॉलिज्म। अब ये जो है मेटाबॉलिज्म, ये सबसे एग्जैक्टली डिफाइन करता है एक सजीव के फीचर। ठीक, कैसे डिफाइन करता है? अगर हमारे शरीर का मेटाबॉलिक फंक्शन रुक गया, मतलब कि बाकी चीजें अपने आप रुक जाएंगी। मेटाबॉलिक फंक्शन हुआ, ग्रोथ रुक जाएगा, रिप्रोडक्शन भी रुक जाएगा, कॉन्शियसनेस भी रुक जाएगा। मतलब कि अल्टीमेटली सबसे बेसिक और एग्जैक्ट अगर बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म है, जो कि सजीवों का एक विशेष लक्षण है, निर्जीव में नहीं पाया जाता वो। तो ये रहे कुछ लक्षण जो सजीव और निर्जीव को परिभाषित करते हैं। अब देखिए आगे समझते हैं। हम बात कर रहे हैं सजीवों की, सजीवों को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सजीवों का जो स्टडी है उसे कहा जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक। एक मिनट, पहले हम ये समझ लेते हैं। हाँ, ये जो परिभाषा हमारी निकल कर आई थी कि सजीवों में ये चीजें, तो इससे निकलकर एक परिभाषा आती है, एक परिभाषा आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग, अगर आपसे कोई पूछे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है तो आप कह सकते हैं उन्हें अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला कैरेक्टर हमने क्या पढ़ा था कि वो ग्रोथ होगा। ग्रोथ कैसा होगा? इनसाइड। जो इनसाइड ग्रोथ है उसको इवॉल्व होना कहते हैं। तो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ सेल्फ इवॉल्विंग। इवॉल्विंग का मतलब ही होता है कि क्रमिक विकास या अंदर की ओर से विकास होना। तो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ सेल्फ इवॉल्विंग, और कह सकते हैं दूसरी कैरेक्टर हमने क्या कहा था? रिप्रोडक्शन, ठीक। तो वहां पे कुछ दुविधा आई थी कि हम उसे ग्रोथ कहें या रिप्रोडक्शन, तो एक टर्म दिया गया सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब या तो वो अपने सेल्स के संख्या में वृद्धि करे या नया ऑर्गेनिज्म बना दे, जो भी हो, ठीक। अब उसके बाद अगला टर्म था कि कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्सिवनेस, तो हम उसको बोल सकते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग। मतलब कि अगर रिस्पॉन्स नहीं भी आ रहा है तो हमारी सेल ये प्रयास करेगी कि रिस्पॉन्स कर सके जितनी लिमिट हो। अब ये जो सारा सिस्टम है, जो लाइफ का जो प्रोसेस है ना, वो सेल के अंदर इंटरैक्टिव होता है। मतलब कि हर रिएक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से ही सारे लाइफ फंक्शंस होते हैं। जैसे, तो इन्हें कहते हैं इंटरैक्टिव सिस्टम। इंटरैक्टिव सिस्टम, ठीक। तो ये परिभाषा हमें निकल कर आई। A living organism is a self-evolving, self-replicating, self-regulating, interactive system। ये सजीव की परिभाषा है, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं कि सजीव जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक। तो जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान is the study of। आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म,
स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों का अध्ययन करना, या आप लिख सकते हैं बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, या आप लिख सकते हैं बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस, जो भी लाइफ में के लिए आवश्यक प्रोसेस है। तो बायोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ प्रोसेस। अब देखिए, आपसे परीक्षा में कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ध्यान दीजिए, फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में अरस्तु को जाना जाता है, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ठीक। अब ये तो रहे फादर ऑफ बायोलॉजी। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ दिया जाता है हु कॉइन्ड द टर्म, द टर्म, ये जो बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया, द टर्म कॉइन्ड बाय, कौन सा टर्म, बायोलॉजी, द टर्म कॉइन्ड बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस। कंफ्यूज ना हो, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तो वो है अरस्तु, और अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया तो वो है लैमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक। अब ये तो रही बायोलॉजी की बात। कुछ समय पहले हमने कोशिका की भी बात की है, तो कोशिका के भी स्टडी को कुछ कहते होंगे। तो कोशिका का जो अध्ययन है उसको साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कोशिका की संरचना, एंड सेल ऑर्गेनेल्स। क्या है साइटोलॉजी, कोशिका की संरचना और उसके कोशिकांगों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अब आपसे ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक को। पहली बार इन्होंने ही कोशिका को देखा था और उसके बारे में जो जानकारी थी वो बताई थी। दूसरा आपसे ये पूछा जाता है फादर ऑफ, बोल सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी है रॉबर्ट हुक, और मॉडर्न साइटोलॉजी अगर बोलता है तो वो है सीपी स्वेंसन, सीपी स्वेंसन। और अगर आपसे ये पूछ दे कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी, तो ये है ए के शर्मा, इनको फादर ऑफ इंडियन साइटो। तो साइटोलॉजी क्या है, कोशिका की संरचना या उसके अंगों की संरचना का जो स्टडी है उसे हम क्या बोल देते हैं, साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है सीपी स्वेंसन, और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी है ए के शर्मा। अब एक चीज और आपके जानने की बच गई आज के सेशन में, वो है सेल बायोलॉजी। सुनने में तो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी एक ही लगता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक, सेल स्ट्रक्चर, सेल की संरचना, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा सेल फंक्शंस, सेल कैसे काम करता है, और सेल साइकिल, सेल साइकिल।
इत्यादि और भी बहुत सारी लाइफ की प्रोसेसेस होती हैं। सेल के संबंध में उनका स्टडी करना क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में एक छोटा सा ही अंतर है, ध्यान रखेंगे परीक्षा में ताकि आपसे गलती ना हो। तो आज का ये जो वीडियो है या सेशन रहा है, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि कोशिका है क्या और कोशिका को ही जीवन का आधार या मूलभूत इकाई क्यों कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है या ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके काम की होगी और निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो ये आप उन स्टूडेंट्स तक भी शेयर करने की कोशिश करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं इस लेक्चर सीरीज की, आपको उनका भी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनको भी देख सकें। धन्यवाद।